मुझे लगता है कि इस बार प्रत्याशियों का प्रभाव उतना नहीं है। मोदी जी का थोड़ा बहुत कह सकते हैं, उनके भी प्रभाव में कमी आई है, ऐसा मुझे लगता है। जयप्रकाश रावत अगर चुनाव जीतते हैं तो वो 5वीं बार सांसद बनेंगे। उषा रावत 3 बार रह चुकी हैं, वो भी एक रिकॉर्ड बनेगा यहाँ से चुनाव जीतने पर, चौथी बार आएंगे तो ये एक बड़ा एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बैठता है कांग्रेस और सपा का, क्योंकि उस कांग्रेस के भी वहाँ ठीक-ठाक वोट बैंक बहुत धरातल पे आ जाने के बावजूद भी कांग्रेसी वहाँ हैं। मेरे हिसाब से देखिए दोनों ही जमीनी नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों जयप्रकाश जी और चाहे उषा वर्मा जी, दोनों की अपनी एक पकड़ रही है वहाँ के क्षेत्र में, वहाँ के लोगों के बीच में। एग्जिट पोल की इस सीरीज में जिस सीट पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो सीट है हरदोई की सीट। हरदोई वो सीट जहां से बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद जयप्रकाश रावत को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व सांसद रही उषा वर्मा के ऊपर एक बार फिर से विश्वास जताया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को प्रत्याशी बनाया है। क्या रहा है वहाँ का समीकरण, उन समीकरणों पर बातचीत करेंगे, किस तरीके से वोटिंग हुई है और कौन जीत रहा है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनुपम जी हमारे साथ हैं, प्रमोद सर हमारे साथ हैं, ज्ञानेंद्र सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर किस तरीके से देख रहे हैं हरदोई में जो अपने बीजेपी ने जिस तरीके से अपने सिटिंग सांसद को वहाँ अपना एक बार वापस उन पर विश्वास जताया है, क्या एक बार क्योंकि 2019 में भी सांसद रहे, उसके पहले भी वहाँ से वो सांसद रहे, तो क्या कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके बीच में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ इस कैंडिडेट को लेकर कुछ दिख रही है क्या आपको? पहले मैं इस चुनाव में मौजूदा 2024 के चुनाव से पहले मैं 2 चुनाव पीछे जाता हूँ। जब 2014 में यहाँ चुनाव हुआ था तो अंशुल वर्मा जी को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया था और वो जीत कर आए थे। फिर पार्टी ने अपना टिकट बदला, जयप्रकाश रावत को 19 में बना तो अंशुल वापस चले गए। बावजूद इसके जयप्रकाश जी 16% ज़्यादा मार्जिन के साथ अपना सीट निकाल कर लेके आए थे। तो निश्चित तौर पे जो भाजपा की तरफ से उनको कैंडिडेट बनाया गया है, तो कोई ना कोई ये है कि ये देखा जा रहा है कि उसके पीछे जो पकड़ उन्होंने बनाई है, इस लिहाज से उनको यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। बात करें अब इनके मौजूदा समय में जो सामने से इनके प्रत्याशी हैं, वो इंडी गठबंधन के उषा वर्मा जी, वो 3 बार की सांसद रह चुकी हैं और अपने बलबूते पे वहाँ की जनता के बीच में एक पैठ बनाते हुए लगातार वो 2.5 लाख से ज़्यादा अकेले का वो मत जो है हासिल करते हुए आई। तो ये कहा जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन ने उनको अगर प्रत्याशी बनाया है तो ये उनकी जनता के बीच उनकी पैठ को देखते हुए बनाया है और जो उनकी वहाँ पे लोकप्रियता है उसको ध्यान में रखते बनाया गया है। चुनाव जो है वहाँ पे भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन साफ तौर पे देखा जा रहा है। सर हरदोई की स्थिति कैसे देख रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति क्या रही इस चुनाव में? विवेक जी, अब ये चुनाव कुछ मैंने एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ आपकी 14 और 19 से इतर हट के हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार प्रत्याशियों का प्रभाव उतना नहीं है। मोदी जी का थोड़ा बहुत कह सकते हैं, उनके भी प्रभाव में कमी आई है, ऐसा मुझे लगता है कि जो उनका एक ग्लैमर था, जो उनकी एक धमक थी, उस धमक कम हुई है। जहाँ तक आप हरदोई की बात कर रहे हैं, हरदोई में 19 बार चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 7 बार क्या नाम कांग्रेस जीती है और उसके बाद 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपना कब्जा रखा है और 3 बार समाजवादी पार्टी आई है। तो अगर उन समीकरणों को देखा जाए और जो वहाँ के जातिगत समीकरण हैं, वहाँ के जातिगत कुर्मी वहाँ अच्छी संख्या में है, वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। हालांकि वैश्य वहाँ सबसे कम है, मतलब इन चारों में, लेकिन उसके बावजूद नरेश अग्रवाल का वहाँ प्रभाव अपना एक अलग धमक है। उनकी नरेश अग्रवाल का अपना वहाँ अच्छा प्रभाव है। जिस तरफ नरेश अग्रवाल जा रहे हैं उस तरफ ही वहाँ का जो वोटर है क्या उस तरफ जा रहा है या और भी समीकरण वहाँ काम कर रहे हैं? देखिए ये धरती जैसे बलिया को बागियों की धरती कहते हैं, ऐसे ही हरदोई हरिद्रोही उससे अपभ्रंश हुआ है, तो वो बड़े द्रोह के स्थिति में रहती है और वहाँ पर बिल्कुल जो जाति समीकरण हैं, जैसा अभी प्रमोद सर कह रहे थे कि जाति समीकरण पर आप बात करेंगे तो वहाँ पर दलित समुदाय, पासी बिरादरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये ज़्यादा हैं। बावजूद इसके वहाँ पर 1 लाख के करीब ही वैश्य वोटर्स हैं। लेकिन उस पूरे जिले में अगर सियासत में डंका किसी का बजता है तो वो नरेश अग्रवाल हैं, जो वैश्य बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो जाति का समीकरण से ज़्यादा वहाँ पर व्यक्ति का जो प्रभाव है वो ज़्यादा असर करता है। और ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हरदोई में देखिए कुछ भी हो, जो भी नतीजे होंगे, इस चुनाव में रिकॉर्ड बनेगा।
जयप्रकाश रावत अगर चुनाव जीतते हैं तो वो 5वीं बार सांसद बनेंगे। उषा रावत 3 बार रह चुकी हैं, वो भी एक रिकॉर्ड बनेगा यहाँ से चुनाव जीतने पर, चौथी बार आएंगी। तो ये एक बड़ा एक रिकॉर्ड होगा। भीमराव अंबेडकर जीतते हैं तो वो इटावा के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर अगर जीतते हैं तो एक बाहरी प्रत्याशी बहुत समय बाद यहाँ से कोई चुनाव जीतेगा। तो ये तमाम यहाँ पर गणित हैं, और उन गणित के बीच में फिलहाल सबके पास अभी जो कोशिशें यही हैं कि वो जाति के समीकरण तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही बाकी जो दूसरे कॉम्बिनेशन हैं उसके हिसाब से लोग देख रहे हैं कि कौन यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा। ज्ञानी जी यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि जिस ढंग से अगर वहाँ के, चूँकि आप वहाँ की हमसे ज़्यादा बेहतर स्थिति को हरदोई की आप समझते हैं, लेकिन जो वहाँ कांग्रेस का और सपा का जो गठबंधन बना है, मुझे लगता है कि अब की ये कहीं ना कहीं प्रभावी हो सकता है ज़्यादा। इस बार हालांकि व्यवहार कुशल हैं रावत, और वो कई बार सांसद रह चुके हैं, और उषा वर्मा भी 3 बार सांसद रह चुकी हैं, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा। ये सर कास्ट फैक्टर की आप बात करें कि कास्ट फैक्टर इंडिया गठबंधन के पक्ष में? हाँ, एक कास्ट फैक्टर भी, और दूसरे वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस माइंडेड है। वहाँ गंगा भक्त सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कई टर्म विधायक रहे हैं, वो भी बड़े प्रभावी रहे हैं। जैसे नरेश अग्रवाल का अपना एक प्रभुत्व है, वैसे ही गंगा भक्त सिंह जी का हुआ करता था। तो भारतीय जनता पार्टी का वो वहाँ कब तक नहीं है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बैठता है कांग्रेस और सपा का, क्योंकि उस कांग्रेस के भी वहाँ ठीक ठाक वोट बैंक बहुत धरातल पे आ जाने के बावजूद भी कांग्रेसी वहाँ हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। और समाजवादी पार्टी का भी अपना वहाँ है। अगर ये कहीं कॉम्बिनेशन बैठ गया तो लड़ाई कांटे की होगी, इतना तो निश्चित है। अब की उतना आसान नहीं होगा कि एक वन वे ट्रैफिक हो जाए, वो नहीं। कांटे की लड़ाई, अनुपम जी, कांटे की लड़ाई तो है, पर क्या जो बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट हैं वो अपना एक जो उनका कैडर का वोट माना जाता है, क्या उस पर कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या वो इन दोनों जो या तो बीजेपी या फिर एसपी की बात की जाए, उनके वोटरों के बीच में कहीं कोई सेंधमारी हो रही है? देखिए, जो बसपा के कैंडिडेट हैं, एक तो वो जिले से बाहर के हैं, तो एक फैक्टर ये भी है, तो उसका असर उनको पड़ेगा। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि उनकी लोकप्रियता वहाँ है या बसपा का कैडर वोट है, तो कैडर वोट कितना असर डाल पाता है बाहर के प्रत्याशी पे, बाहर का प्रत्याशी उन लोगों को अपनी तरफ खींच पाता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। एक बड़ी बात वहाँ पे यह है कि ठाकुर इस समय नाराज चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर वहाँ पे करीब 2.5 लाख मतदाता है। ठाकुरों की नाराजगी जो पूरे प्रदेश में कही जा रही है, वहाँ हरदोई में भी देखी बिल्कुल सभी जगह वो तो आपको भी असर देखने को मिल रहा हो कि ठाकुर अभी नाराज है, उसको मना पाने में मुझे नहीं लगता है कि सरकार पूरी तरह से सफल रही है। तो ये असर वहाँ पे जरूर लागू होगा, क्योंकि 2.5 लाख मतदाता है और कुर्मी 3 लाख है। ये 5.5 लाख वोटर्स जो हैं, इनमें से वहाँ पे करीब 52% 54% के करीब यहाँ इस बार वोटिंग हुई है। तो एक ये भी असर डालेगा कि कितना कौन पार्टी खींच पाती है। इंडिया गठबंधन नो डाउट उसके पक्ष में चुनाव जा रहा है। हरदोई के युवा जो हैं, जो खास तौर से आपने देखा होगा पहले, क्योंकि वहाँ से सेना में लोग बहुत जाते हैं। एक फर्क ये भी पड़ेगा कि बच्चे जो सेना में जाते हैं, जो युवा वर्ग है, अग्निवीर योजना का भी कोई इम्पैक्ट? बिल्कुल ये इम्पैक्ट पड़ेगा और देखने का असर रहेगा। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से उषा वर्मा जी के पक्ष में ज़्यादा चुनाव फेवर में देगा इस बार का चुनाव। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मतलब आर्मी फोर्स, आर्म फोर्स के लोग वहाँ ढेर सारे हैं, अग्निवीर योजना जिसको लगातार इंडिया एयरलाइंस बार बार जिसका जिक्र कर रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट आप देख? विवेक, उसका खाली हरदोई में नहीं, फर्रुखाबाद से भी जाते हैं, जो उसका लगा हुआ ज़िला है, वहाँ के भी लोग जाते हैं। और वहाँ तो देश का सबसे बड़ा राजपूत रेजिडेंट सिखलाइट 2 सेंटर है फर्रुखाबाद, तो वहाँ के लोग आर्मी में बहुत जाते हैं। और ये इशू इस समय गरमाया हुआ है, और मुझे लगता है विपक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन और राहुल बार बार इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन, जैसा कि अभी अनुपम जी ने बताया, अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं बैठ गया तो निश्चित रूप से, और जो वोट कम हुए हैं वो इस समय कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लेके युवाओं की वो भागीदारी नहीं दिखाई दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो कहीं नुकसान दे रहा है। वहीं अगर आप देखें तो क्षत्रियों की नाराज़गी, वो ये बात कर रहा है। तीसरा, ये जो अग्निवीर का मामला है, तो ये जो समीकरण बन रहे हैं इस प्रदेश में या देश में, वो कहीं ना कहीं वो सत्तारूढ़ दल को डेंट कर रहा है। सर, इश्यूज़ क्या रहे हरदोई के? वहाँ के किन इश्यूज़ पर वोटिंग हुई है? लोकल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़, क्या चीज़ें रही? देखिए, मुद्दे तो चर्चा हुई है, वो सारे मुद्दे तो हैं ही। वहाँ पर युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, और हरदोई एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सियासत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो जाहिर सी बात है, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा रही हैं हरदोई में।
यहाँ पर कई बार कोशिशें होती रहीं और बातें होती रहीं कि कहाँ पर किस तरीके से और भी ज़्यादा विकास को रफ्तार दी जाए, तो वो काम तो नहीं हो पाया फिलहाल। लेकिन आप ये मत भूलिए कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो हरदोई में जो पांचों विधानसभा सीटें थी ना, ये बीजेपी के खाते में दर्ज हुई थी। सवाईजपुर हो, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ, सांडी, ये सारी विधानसभाएं क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। तो ऐसे में बीजेपी को सिर्फ कुछ फैक्टर्स की वजह से कम करके आंकना थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत ही सरल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जयप्रकाश रावत की अपनी भी एक पकड़ रही है और वो उस पकड़ के नाते कि ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है कि वहाँ से हरदोई में, चूँकि हरदोई और मिश्रिख 2 संसदीय सीटें हैं, तो जयप्रकाश रावत के लिए अगर आप बात करेंगे ना, तो वो फिलहाल उनकी अपनी पकड़ है तो बनी हुई है। और उषा वर्मा चूँकि राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो इसलिए उनका भी एक वो फैक्टर मौजूद है। ये तमाम जो जाति के फैक्टर्स हैं, अनुपम जी ने बताया। आपके हिसाब से सर, फिर अगर वहां पर बात की जाए, कौन जीत रहा है? अगर किसी को आपको बताना हो कि ये इस प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। देखिए, इसमें अगर कौन जीत रहा से ज़्यादा जो होता है कि ऑड मैन आउट करिए अगर, तो उसमें बीएसपी को बाहर करिए आप, क्योंकि भीमराव अंबेडकर कोई ऐसा कोई बहुत वो कोई कैंडिडेट मिला नहीं बीएसपी को, तो इसलिए कैडर के एक किसी प्रत्याशी को लाना था उन्हें, और मायावती को हर सीट से लड़ते हुए दिखाना था, तो उनको उतार दिया। तो यहाँ पर मुकाबला जयप्रकाश रावत बनाम उषा वर्मा दिखाई दे रहा है सीधे तौर से। और अभी जो बाकी समीकरण है, अगर आप ये जाति की और इन सारे फैक्टर्स के अलावा भी देखेंगे, तो उस समीकरण के हिसाब से वहाँ पर निश्चित तौर से अभी जयप्रकाश रावत को मैं थोड़ा सा पलटा भारी देख रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर एक फैक्टर जरूर है, नरेश अग्रवाल का भी कहा जाता है। अगर वो फैक्टर भी नरेश अग्रवाल में कहा जाता है कि वो आने वाले समय की जो हवा है उसको पहचान लेते हैं, तो अगर उनको लगता है कि आने वाले समय में हवा थोड़ी सी दूसरी तरफ बह रही है, क्योंकि वो सत्ता जिसकी तरफ जा रही होती है उस दिशा में वो बह लेते हैं, तो अगर ऐसा होगा, ऐसा उन्होंने भांपा होगा, तो जयप्रकाश रावत के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इलाकाई बीजेपी में रहते हुए दूसरे पक्ष का समर्थन कर रहे होंगे ऐसा आपको? तो नरेश अग्रवाल तो कई बार जब कांग्रेस में रहते थे तब भी उन्होंने अपना अलग से लोकतांत्रिक कांग्रेस अलग से भी उन्होंने सियासत की, वो समाजवादी पार्टी में गए, बीएसपी में मायावती जब आई थी तो बीएसपी में शामिल हो गए थे, फिर अखिलेश के भी साथ रहे, मुलायम के साथ भी रहे, पहले परिवहन मंत्री थे, फिर अखिलेश के साथ आ गए, अभी तो उनका पूरा कुनबा इस समय बीजेपी के साथ है, नितिन अग्रवाल मंत्री हैं बाकायदा। तो लेकिन अब वो हर नेता जो खांटी सियासतदान होता है वो आने वाले समय की भी दस्तक को पहचानने की कोशिश करता है, तो शायद वो पहचानेंगे अगर, तो नरेश अग्रवाल के रूप मुश्किलें हो सकती हैं, वहाँ की हवा का पता जरूर चलेगा। क्यों सर, आप क्या देख रहे हैं, कौन जीत रहा है वहाँ? देखिए, ज्ञानेंद्र जी ने बिल्कुल सही समीक्षा की है। इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि नरेश अग्रवाल ना भी विरोध करें, अगर उनकी तटस्थता भी रह गई तो भी नुकसान रावत को हो जाएगा। अगर तटस्थ भी रहे, निश्चित रूप से वो हवा के रुख के वो बड़े मौसम विज्ञानी हैं। तो इस चुनाव में क्या रहा सर, वो अब तटस्थ रहे, ये बीजेपी की नहीं तरफ नहीं रहे? देखिए, ये तो नरेश अग्रवाल ही बता सकते हैं, लेकिन ये बात जो ज्ञानेंद्र जी ने कही है कि वो हवा के रुख को देख के अगर उनका ये आकलन हुआ कि माहौल बदल रहा है, तो फिर तो आप क्या देखते हैं सर, वहाँ बीजेपी या? मुझे लगता है, मैंने आपसे पहले कहा कि वहाँ कांटे की टक्कर होगी, ये बात मैंने पहले कही। आसान दोनों के लिए नहीं है, समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को नुकसान दे रहे हैं, लेकिन रावत की अपनी पकड़ है, वहाँ के सांसद हैं, और नरेश अग्रवाल एक फैक्टर है जो सभी वर्गों को वहाँ साधे रहते हैं। वहाँ उन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पासी हों, इन सारे लोगों के जो वहाँ के प्रमुख लोग हैं वो कहीं ना कहीं नरेश अग्रवाल के घर पर दिखाई देंगे। ये नरेश अग्रवाल का करिश्मा है। क्यों सर, अनुपम सर, कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से देखिए, दोनों ही जमीनी नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों जयप्रकाश जी और चाहे उषा वर्मा जी, दोनों की अपनी एक पकड़ रही है वहाँ के क्षेत्र में, वहाँ के लोगों के बीच में। आप ज्ञानेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, नरेश अग्रवाल जी इकलौते नेता हैं जो समय की नज़ाकत को समझते हुए, राजनीति को अच्छे से परख रखते हुए वो उसके साथ चले जाते थे जिस पार्टी को सत्ता में आना होता था। तो अब उनका रुख क्या रहा, उनके लोगों का क्या समर्थन किसको जा रहा है, ये एक देखने वाली बात। आपके हिसाब से कौन जीत? मेरे हिसाब से कांटे की लड़ाई है, और इसमें जो 14 और 19 में जो लहर थी, वो लहर जो मोदी लहर और राम मंदिर मुद्दा, ये सारी चीज़ें हावी थी, वो देखने को नहीं मिली है। इस लिहाज से पूरी तरह से ये 50-50 की लड़ाई है, जिसको 1% भी अगर मार्जिन मिला, जनता उसके साथ गई, तो निश्चित तौर पे उसकी जीत होगी। वहाँ पे दोनों की कांटे की लड़ाई है यहाँ पे। बिल्कुल, तो आपने समझा इस सीट का क्या समीकरण रहा, और सभी ने ये कहा कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई है, और इसमें बड़ा फैक्टर नरेश अग्रवाल का है। नरेश अग्रवाल का इशारा जिस तरफ होगा, कहीं ना कहीं सत्ता में, या ये कहा जाए कि
उसी के सर पर हरदोई का जो मुकुट है वो संवरेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।